प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का क्या एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में। बच्चे पूछते हैं कि सर हम डिटर्मिनेंट सीखे, मैट्रिक्स सीखे, इसको हम कहाँ उपयोग में लाएंगे। ये जो आपका प्रश्न है ये आपके जैक बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसे जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 23 6 मार्क्स का इसी पर आधारित रहता है, और सीबीएसई बोर्ड में कुछ पैटर्न में चेंज आया है, लेकिन वहां भी ये क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स का हुआ करता था। आजकल पैटर्न चेंज होने की वजह से ये 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को अपने जीवन में उपयोग में लाकर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम होंगे। सिस्टम कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में 3 इक्वेशंस आपके दिए रहेंगे, 3 वेरिएबल्स में x, y एंड z वेरिएबल्स में। इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मदद से। इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस और भी है कि यदि आप और बाकी कोई भी टॉपिक नहीं भी जान रहे तो भी आप इस प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों का उपयोग करेंगे और उपयोग करके एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4.6 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस बार का 2020 बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास लीनियर इक्वेशंस एक नहीं एक से ज्यादा है। कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है, इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे, इस प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स मेथड से। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्लास 10th के मेथड से x, y, z को एलिमिनेट कर और वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन उनको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो इसको हर हालत में आपको मैट्रिक्स मेथड से ही बनाना है। तो 2020 क्वेश्चन नंबर 23 जैक बोर्ड का क्वेश्चन है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। क्या क्या है लीनियर इक्वेशंस? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, ये पहला लीनियर इक्वेशन है। दूसरा है 2y माइनस 3z इक्वल टू 1। इसमें x नहीं है, इसका मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3z प्लस 1। जो वेरिएबल नहीं है उसको हमको ऐसे समझना है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। 0 इंटू एक्स करने से आपका 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो 0 इंटू एक्स, इसको आप अपने मन से चाहें तो 0 इंटू एक्स और फिर प्लस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, समझने के लिए, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। और तीसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ये 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। इन 3 लीनियर इक्वेशंस के सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। ये प्रॉब्लम है 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है कि गिवन जो भी दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। कोई भी इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में हमेशा ax इज इक्वल टू b ही लिखेंगे हर सवाल को। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कैन बी रिटेन, उसको लिखा जा सकता है इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि वेयर a क्या है, x क्या है, b है, b क्या है। तो a इज इक्वल टू, अब a को जरा समझिए, a इज इक्वल टू, a में क्या करना है, सारे x, y, z के कोफिशिएंट को लिखना है। तो पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ 1, फिर माइनस 1 और फिर z का कोफिशिएंट 2। तो 1 माइनस 1 2। फिर दूसरा इक्वेशन
दूसरे इक्वेशन में चूंकि x है ही नहीं, तो हमने बताया आपको कि x नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को 0 मान लेना है। इसलिए x का कोफिशिएंट हो गया 0, 2, -3, 0, 2, -3। उसी प्रकार से तीसरा इक्वेशन में x, y, z का कोफिशिएंट 3, -2 एंड 4, 3, -2 एंड 4। सो यहाँ पर मैट्रिक्स A हमेशा क्या होगा, x, y, z का जो भी कोफिशिएंट है पहला इक्वेशन का पहला रो में लिख लेंगे, दूसरा इक्वेशन का दूसरा रो में लिख लेंगे और तीसरा इक्वेशन का कोफिशिएंट को तीसरे रो में आप लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स हमेशा आपको इस तरह के प्रॉब्लम में 3x3 ऑर्डर का 3 रोज, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। दूसरा फिर इसमें एक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स में ये जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, लेकिन ये एक्स वाई जेड जब भी लिखना है आपको 3x1 ऑर्डर का लिखना है। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना, आपने लिखा है AX, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, जो कि नंबर ऑफ कॉलम है 3, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 3, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि इसको आप 1x3 ऑर्डर का लिख देंगे तब फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए और एक्स को आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्स मैट्रिक्स जब भी लिखना है तो 3 रो का हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, ताकि हम लोग ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर सकें। और ए और एक्स को मल्टीप्लाई करने से किस ऑर्डर का रिजल्ट आएगा, तो बाकी बचा हुआ ऑर्डर 3x1 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। और बी मैट्रिक्स क्या होगा, तो बराबर की उधर जो भी कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को 3x1 ऑर्डर का लिख देना है। तो पहला कांस्टेंट है 1, फिर दूसरा कांस्टेंट है 1, फिर तीसरा कांस्टेंट है 2 और 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख देना है। इस तरह से आपको ए, एक्स और बी हर प्रॉब्लम में आपको लिखना है। इस तरह का जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसको हमेशा लिखना है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म AX इज इक्वल टू B, वेयर A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स में लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स लिखना है 3x1 ऑर्डर का, जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहा है एक्स वाई जेड, एंड बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इक्वल साइन के बराबर साइन के राइट हैंड साइड में जो भी आपका कांस्टेंट दिया है उसको 3x1 ऑर्डर का लिखना है। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि जब जैसे ही आप ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, इधर फर्स्ट क्या है 1, तो देखिए पहला इक्वेशन आ गया x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 into x प्लस 2y और माइनस 3z इज इक्वल टू सेकंड इधर क्या है आपका 1। फिर आपका थर्ड 3x माइनस 2y और प्लस 4z इज इक्वल टू, इधर का थर्ड क्या है आपका 2। ये तीसरा इक्वेशन, अर्थात ये जो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। आप इतना लिखेंगे तो आपको एक नंबर इस पर मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए जब भी लिखते हैं उसको आप रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखेंगे या स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ज्यादातर पॉपुलर है आपका रेक्टेंगल फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट लिखना है तो दो इसको वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे। इस अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए गए उन सभी को आप दो लाइन के बीच में लिख देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड यदि आप नहीं जाने तो फिर से आप देखिए, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी एक रो के अबाउट में या किसी भी एक कॉलम के अबाउट में सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा एक कांस्टेंट सेम मिलेगा। तो हम लोग चूंकि जनरल बताने के लिए हम लोग इसको फर्स्ट रो के अबाउट में कर रहे हैं। यदि फर्स्ट कॉलम में करते तो समय का बचत होता और जल्दी बन जाता, क्योंकि इसमें 0 है तो ये आसानी से बनता। खैर, तो हमको जानना है कि बाकी सॉल्व कैसे करना है, इसलिए हम लोग शुरू से बताएंगे इसको। फर्स्ट रो के अबाउट में सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग एलिमेंट लिखेंगे 1 into -1, इसके साथ साइन जानना जरूरी है। -1 का पावर, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम 1 + 1। अब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट को आप लिख देंगे 2 -3 -2 4 -2 लिख दिए। फिर प्लस, अब दूसरा एलिमेंट लिखे यहाँ पर -1 into -1 का पावर, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 कर देंगे। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे, आपका आएगा 0 3 -3 4 0 3 -3 4। फिर प्लस लास्ट एलिमेंट को लिखेंगे 2 और 2 के साथ इनटू -1 का पावर
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद कर देंगे तो आपका बचेगा 0 2 3 -2। इस तरह से लिखेंगे आप। इस तरह से किसी भी रो के अबाउट में इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। -1 का पावर इवन नंबर है इसलिए 1 होगा, ये 1 × 1। और इधर 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4 माइनस, फिर हमेशा घटाना है आपको याद रखिए, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, -3 × -2 का प्रोडक्ट, फिर प्लस ये -1 इंटू -1 का पावर ऑर्डर नंबर है, 3 बार -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। ब्रैकेट में 0 × 4 माइनस, फिर से -3 × 3 प्लस 2 इंटू -1 का पावर इवन नंबर इसलिए 1 आ गया, इंटू 0 × -2 -2 × 3। अब इसको सॉल्व करें, 1 × 1 1 हो गया, इंटू 4 2 जा 8 माइनस -3 -2 मल्टीप्लाई हो गया +6 हो गया, और यहाँ माइनस पहले से है तो -6 प्लस 1 -1 × -1 ये 1 हो गया। ब्रैकेट में 0 × 4 हो गया 0, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 3 3 जा 9 तो +9, फिर प्लस 2 × 1 हो गया 2, ब्रैकेट में 0 × -2 0, -2 × 3 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 - 6 हो गया 2, 1 × 9 हो गया 9, और -2 × -6 -12, 9 to 11 -12 ये आ गया -1। अब यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तब ऐसे मैट्रिक्स ए को हम लोग बोलते हैं, ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब इसका ए इनवर्स निकलेगा, मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए। 1 बाई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए स्केलर नंबर है, 1 बाई डिटरमिनेंट ए ये एक नंबर आ जाएगा, इनटू इसमें एडजॉइंट है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे निकलेगा वो अब हम लोग सीखेंगे। और यदि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन कभी कभी देखा गया है, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसमें एक्स का वैल्यू, एक इस तरह का मैट्रिक्स दे देगा, इसमें कहीं पर एक्स वेरिएबल रहेगा और पूछेगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स का वैल्यू बताए, तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दें तो उससे आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा गया है जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स होता। लेकिन यहाँ ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस जनरली बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा नॉट इक्वल टू 0 का ही केस आता है। यदि 0 आएगा तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। अब हमको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, बारी बारी से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर लिखने के लिए -1 का पावर यही 1 + 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 -3 -2 4। इसको सॉल्व कर दें, -1 का पावर इवन नंबर 1, 2 4 जा 8, माइनस घटाना है हमको, -2 × -3 +6 हो गया, और माइनस करना था तो -6, 8 - 6 आपको आ गया 2। उसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, बंद कर देंगे इसको तो बचेगा 0 3 और -3 4। इसको सॉल्व कर दें, -1 का पावर ऑड नंबर तो -1, 0 × 4 हो गया 0, माइनस, और 3 × -3 -9 में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया +9, 9 में -1 मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ हो गया -9। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर कर दे, -1 का पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर करने पर आ गया 0 2 और 3 -2। इसको सॉल्व करें, -1 का पावर इवन नंबर ये 1 हो गया, इंटू 0 × -2 0, -3 × 2 -6, सो 1 × -6 ये हो गया -6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का पावर 2 + 1, इस बार सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को कवर कर दे तो आपको आ जाएगा -1 2 और -2 4। इसको सॉल्व करें, -1 का पावर ऑड नंबर -1 इंटू -1 × 4 -4, -2 × -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, 4 - 4 ये 0, 0 × -1 ये आ गया 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कवर कर दे, सेकंड और सेकंड कॉलम को कवर करने से 1 2 और 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, और -1 का पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर इवन नंबर इसलिए 1 आ गया, 1 × 4 4, -2 × 3 6, 4 - 6 हो गया -2। उसी प्रकार से सेकंड और थर्ड कॉलम,
सेकंड रो थर्ड कॉलम में सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कवर कर दे 1 -1 3 -2 आएगा। 1 -1 3 -2 और -1 का पावर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये साइन हो गया। तो -1 का पावर ऑड नंबर होने की वजह से ये -1 आएगा। -1 इंटू 1 इंटू -2 -2 हो गया और 3 इंटू -1 हो गया -3 और माइनस करना है इसलिए माइनस माइनस प्लस 3 -2 आ गया आपका 1 इंटू -1 हो गया -1। उसी प्रकार से A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे 1 -1 2 बचे आएगा -1 2 और 2 -3। इसको सॉल्व करें -1 का पावर इवन नंबर 1 इंटू -1 इंटू -3 3 -2 2 जा 4 3 -4 ये आ गया -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 का पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम कवर करते 1 2 और 0 -3 आएगा। इसको सॉल्व करें -1 का पावर ऑड नंबर -1 इंटू 1 इंटू -3 0 इंटू 2 ये हो गया 0 -3 इंटू -1 ये आ गया 3 और आखिरी रह गया थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को कवर करेंगे 1 -1 0 2 आएगा। 1 -1 0 2 -1 का पावर 3 + 3, तो ये हो गया -1 का पावर इवन नंबर 1 इंटू 1 इंटू 2 2 और -0 इंटू -1 0, तो 1 इंटू 2 ये 2 आ गया। आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी आप को फैक्टर निकाल रहे हैं तो को फैक्टर में -1 का पावर में क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का पोजीशन लिख रहे हैं, रो प्लस कॉलम कि उसका पोजीशन में रो का नंबर कितना है, कॉलम का नंबर कितना है। और इसको सॉल्व करने से ये या तो -1 आएगा या +1 आएगा, -1 आएगा या +1 आएगा। और उसके अलावा उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वह उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो इस माइनर के साथ यदि हम उसके साथ उसके साइन को लगा देंगे तब ये टोटल कंबाइंड को फैक्टर कहलाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ दो डिफिनेशन, एक माइनर एंड को फैक्टर। माइनर क्या होता है, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाह रहे हैं उस एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से उस रो और उस कॉलम को छोड़ दें, बचे हुए डिटरमिनेंट को हम लोग बोलते हैं माइनर। उस माइनर के साथ यदि उसका साइन लगा देंगे प्लस या माइनस साइन, तब वही आपका को फैक्टर कहलाएगा। और उस को फैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर किसी एक रो के अबाउट में या किसी एक कॉलम के अबाउट में सॉल्व कर देंगे तो वो डिटरमिनेंट का कंप्लीट वैल्यू कहलाता है। और किसी किसी बुक में इस तरह से ना निकालकर आपको ये जो हमेशा आगे में क्या आ रहा है, पहला आ रहा है आपका -1 का पावर 1 + 1 2 आ गया मतलब +1, तो +1 -1 और ये अल्टरनेट आ रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ना लिखकर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी सही है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब रह गया कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे लिखेंगे। तो जितने भी को फैक्टर आप निकाले A11 A12 A13 पोजीशन वाइज है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उन सभी को लिख ले और उसका ट्रांसपोज करना ना भूलें। ट्रांसपोज करने का मतलब उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे। तो हम लोग सभी के पोजीशन को लिख दिए और उसके ऊपर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए। यदि आप ये एडजॉइंट सही से निकाले तो एडजॉइंट निकालने के लिए केवल 2 मार्क्स मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम में। 2 मार्क्स यहाँ से हो गया। डिटरमिनेंट निकालने का 1 मार्क्स मिलता है 3 मार्क्स, और इस फॉर्म में लिखने का Ax = B 1 मार्क्स मिलता है। टोटल यहाँ तक आप यदि सही बना रहे हैं तो 4 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाते हैं। अब आइए, अब आपको x निकालने के लिए जिसमें वेरिएबल x y z निकालना है उसके लिए फॉर्मूला A इनवर्स इंटू B, और A इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये A इनवर्स का वैल्यू है। A इनवर्स के वैल्यू में B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब सारे वैल्यू को पुट कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट A का वैल्यू -1 इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A जो मैट्रिक्स निकाले थे आप 100 इंटू उसमें मैट्रिक्स B। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 में -1 से डिवाइड किया -1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर है 3 × 3 ऑर्डर का और ये है 3 × 1 ऑर्डर का। तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन संभव है। और रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 1 ऑर्डर का, मतलब 3 रो और 1 कॉलम होगा। 3 रो होगा और 1 ही कॉलम होगा रिजल्ट में। तो अब तीन रो में पहला रो और पहला कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चाहिए। तो रो पहला मैट्रिक्स का ये लेंगे और फर्स्ट कॉलम ये। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस -1 × 2।
उसके बाद इसका पोजीशन होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, रो हमको हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स से और कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -9 इंटू 1 -9 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। उसके बाद आखिरी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। तो -6 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 0 इंटू 1 0 और -1 इंटू 2 -2 -9 इंटू 1 -9 -2 इंटू 1 हो गया -2 और 3 इंटू 2 हो गया 6 -6 इंटू 1 -6 -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 2 हो गया 4 2 -2 आ गया 0 और -9 और -2 हो गया -11 प्लस 6 ये आ गया -5 और ये -7 प्लस 4 ये -3। इसमें -1 मल्टीप्लाई करना है। -1 स्केलर नंबर है तो ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। -1 इंटू 0 0 -1 इंटू -5 5 और -1 इंटू -3 3। इस तरह से आपको मैट्रिक्स x का मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है x y z इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया 0 और 0 के बाद है वहां पर 5 एंड 3 0 5 एंड 3। अब ये दो मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर बराबर है। ये पहला मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, 3 ठो रो है इसमें और एक कॉलम, इसका भी 3 क्रॉस 1 है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है। दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 3 के बराबर होगा। अब ये जो भी आंसर आ गया आप इस आंसर को जो भी इक्वेशन दिए उन इक्वेशंस में रखिए, आपको वैल्यू वो सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको वैल्यू सेटिस्फाई करे तो आपका बनाया हुआ आंसर सही है। तो आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ये सारे स्टेप के आपका 2 मार्क्स इधर भी मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स उधर और +2 ये टोटल मिलाकर 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कंपलसरी है। जैक बोर्ड में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है और पुराने पैटर्न में सीबीएसई बोर्ड में ये 6 मार्क्स का था, आजकल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन में देखा गया है। इसके अलावे इसमें कुछ और केसेज हैं जो कि ब्रीफ में आपको बता दिया जा रहा है, लेकिन ये केसेज जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बता दिया जा रहा है। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, अर्थात मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 आ जाए, तब क्या करेंगे? यदि डिटर्मिनेंट नन 0 आएगा तब इस मेथड से बनाएंगे और 6 मार्क्स आप पाएंगे। लेकिन यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तब क्या? तो इस तरह की पॉसिबिलिटी अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं के बराबर है, नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी आप जान लें कि करेंगे क्या। अगर ऐसा आ जाता है कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 अर्थात वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, वैसे केस में आप एडजॉइंट ए तो निकालेंगे जिस तरह से निकालते हैं सारे कोफैक्टर, और कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज कर देंगे। उस एडजॉइंट ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके रिजल्ट को चेक करेंगे। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स का वैल्यू नल मैट्रिक्स से बराबर हो, ये आपका 0 0 यहां पर नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो। तो यदि इन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स से बराबर नहीं आए, नल मैट्रिक्स से हट के कुछ और आ जाए, तब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे कोई सोल्यूशन है, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उस तरह का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। वैसे सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। वैसा सिस्टम जिसका कोई सोल्यूशन ना निकले वो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। पहले वाले केस में जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था और उसमें सोल्यूशन निकला तो वो केस हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का केस कंसिस्टेंट कहलाता है कि वो सोल्यूशन निकला अर्थात सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकाले और वो नल मैट्रिक्स से बराबर आ जाए। अगर ये नल मैट्रिक्स से बराबर आ जाए तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि सोल्यूशन मिल भी सकता है और सोल्यूशन नहीं भी मिलेगा। और सोल्यूशन मिलेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा और दूसरा केस में सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। यदि सोल्यूशन मिल गया इनफाइनाइट सोल्यूशन तो उसको हम लोग सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे और सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आइए देन रिप्लेस जेड, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जेड को एक के से रिप्लेस कर देंगे। के एक हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा जिसको हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, और उसका वैल्यू जैसे जैसे बदलेंगे उस तरह से एक्स और वाई का वैल्यू भी बदलता जाएगा। इस तरह से हमको सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। देन रिप्लेस जेड बाई के, जेड को हम लोग के से रिप्लेस कर देंगे तीनों इक्वेशन में,
और फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट टू इक्वेशंस एंड फाइंड एक्स एंड वाई। दो इक्वेशन एक्स एंड वाई के जो क्लास 10th के मेथड होते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे जो कि के के टर्म में आएगा। और ये जो एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू जो के टर्म में आ गया, इफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, यदि वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तब हम लोग बोलेंगे देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और ऐसा सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टू से आप जो इक्वेशन एक्स और वाई का वैल्यू निकाले वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करे। यदि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने से ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में अभी तक देखा नहीं गया है, बहुत ही कम आता है। अब आज के कंसेप्ट पर आपको हम एक वर्क देते हैं, आप अपने से बना के इसको देखें, और अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। ये 2019 में जैक बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रहे हैं, बायोमेट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। इक्वेशन है 5x + 3y + z = 16, और दूसरा है 2x + y + 3z = 16, और तीसरा इक्वेशन है x + 2y + 4z = 25। तो इन तीन इक्वेशंस को दिया गया है, इनको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। आज जो भी कंसेप्ट बताया गया उस कंसेप्ट को आप यूज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बावजूद यदि आपको दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।